हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो है इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 जिसमें हम लोग पैडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है विच रीडिंग टेक्निक इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अ डेली न्यूज़पेपर। ऑप्शंस हैं एक्सटेंसिव, स्कैनिंग, डिटेल्ड या स्किमिंग। तो हमको बोला जा रहा है कौन सा रीडिंग टेक्निक है जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो डेली न्यूज़पेपर के लिए है, हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, हम जब सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पूरा का पूरा नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि हेडलाइंस क्या क्या है, कौन सी इम्पॉर्टेंट खबरें दिख रही हैं, फिर हम उसके ऊपर जाते हैं। तो पहले हम हेडलाइंस देखते हैं। तो वो जब हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं, ठीक है, जस्ट ऊपर ऊपर से, तो उसको कहा जाता है स्किमिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जब हम अखबार देखते हैं तो क्या होता है, हर शब्द को गहराई से नहीं पढ़ते, इसमें सिर्फ क्या करते हैं, हम हेडलाइंस और मेन खबर पर नजर मारते हैं और सामान्य अंदाजा लगाते हैं। तो इसको बोला जाता है स्किमिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? एक्सटेंसिव रीडिंग जिसमें हम खुशी या आनंद के लिए किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, नॉवेल को पढ़ते हैं, वो होता है एक्सटेंसिव। स्कैनिंग क्या होता है? जब आप पूरे टेक्स्ट में से कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देखते हो, जैसे कि आपने क्या किया, एक डिक्शनरी उठाई, डिक्शनरी में से आपको एक वर्ड ढूंढना है, एंथुसियाज्म, ठीक है। तो वो वर्ड ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, पूरे पे नहीं जाओगे, आप नंबर ई पे जाओगे, ई के बाद एन पे जाओगे और ई एन वाले में से फिर टी पे जाओगे और देखोगे कि एंथुसियाज्म कहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है डिटेल्ड रीडिंग, जिसमें हम किसी बारीक जानकारी को समझने के लिए गहराई से पढ़ते हैं। तो न्यूज़पेपर के लिए हम क्या लेते हैं, स्किमिंग लेते हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी भी न्यूज़पेपर के हर एक न्यूज़ को डिटेल्ड में आप नहीं पढ़ते। आप क्या करते हैं, पहले हेडलाइन देखते हैं, फिर जो इंटरेस्टिंग लगता है उसको हम पूरा पढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट है अ टीचर असिस्ट स्टूडेंट्स बाय कलेक्टिंग डेटा थ्रू लैंग्वेज एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर। दिस इज, एक टीचर क्या करती है, स्टूडेंट्स को कैसे आकलन करती है, उनका डेटा लेती है लैंग्वेज एक्टिविटीज जो उसने पूरे साल किए हैं उससे। तो वो क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है, समेटिव असेसमेंट है, पीयर असेसमेंट है या सेल्फ असेसमेंट है। तो थ्रू लैंग्वेज एक्टिविटीज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल उसने एक्टिविटीज की है, उसके डेटा कलेक्ट किए हैं और उससे उसने स्टूडेंट्स को असेस किया है। तो जब ये पूरे साल चलता है कंटिन्यू, तो वो आपका हो जाता है फॉर्मेटिव, ठीक है। पढ़ाने के दौरान लगातार करती गई है तो वो फॉर्मेटिव हो जाएगा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सीखने की प्रक्रिया में सुधार, और इसको बोला जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो साल के अंत में होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, लास्ट में एग्जाम लेते हैं और बच्चों को वहां पर फिर नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करते हैं। पीयर असेसमेंट क्या होता है, जब आप दो स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे का काम का मूल्यांकन करेंगे। और सेल्फ असेसमेंट, जो सीखने वाला है वो खुद से अपने आप के काम का मूल्यांकन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इवेल्युएटिंग राइटिंग स्किल्स द ऑब्जेक्टिव शुड बी टू इनेबल द लर्नर टू। जब हम राइटिंग स्किल्स का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि लर्नर, सीखने वाला, उससे क्या सीखने में समर्थ हो जाए। टेक डिक्टेशन, डिक्टेशन मतलब होता है जब हम सामने से बोलते हैं और वो लिखते हैं ना, उसको श्रुत लेख। डिस्क्राइब ओरली, राइटिंग स्किल्स में क्या ओरली उसको डिस्क्राइब करने का स्किल आएगा, या एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली, अपने आइडियाज को वो अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, या कॉम्प्रीहेंड क्वेश्चन, जो कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको वो क्या कर सकता है, पढ़ करके आंसर देता है। जैसे हम पैसेज देते हैं, पैसेज में से क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करते हैं ना। तो राइटिंग स्किल्स का जब आप इवेल्युएशन कर रहे हो तो क्या उसमें से होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली। राइटिंग स्किल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि आप अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सके, ठीक है। आप सिर्फ सुंदर नहीं लिखेंगे, आप अपने विचारों को स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करेंगे। डिक्टेशन लेना मतलब इमला लिखने की क्षमता, डिस्क्राइब ओनली मत ओरली मतलब स्पीकिंग स्किल्स है, और कॉम्प्रीहेंड क्वेश्चन जो है वो रीडिंग और लिसनिंग स्किल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट अ पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी एम्ड एट। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी किस पर एम करती है, प्री टीचिंग वोकैब्युलरी, एनहेंसिंग कॉम्प्रिहेंशन, रोट मेमोराइजेशन या कॉपिंग टेक्स्ट। तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी मतलब रीडिंग के बाद की जो एक्टिविटीज होती है वो मेन किस पर एम की जाती है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है।
तो आपका रोट मेमोराइजेशन तो कभी नहीं होगा और टेक्स्ट कॉपी करना भी नहीं होगा। तो प्री टीचिंग वोकैबुलरी और एनहेंसिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या हो जाएगा आंसर? एनहेंसिंग कॉम्प्रिहेंशन। जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के बाद कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस रहते हैं ना, क्वेश्चन आंसर रहता है, उससे फिलअप्स रहते हैं, मैच द कॉलम रहते हैं। तो वो क्या करा जाता है कि बच्चे ने जो पढ़ा है वो कितनी अच्छी तरह से समझा है, इसलिए उसमें से उसको क्या करना है? क्वेश्चन आंसर्स देना है। प्री टीचिंग वोकैबुलरी क्या होती है? रीडिंग पढ़ने से पहले की गतिविधि है कि उसमें बच्चे को कितने शब्द आते हैं वो हम चेक करें। रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टा मारना है और कॉपिंग टेक्स्ट मतलब देखकर आपको कॉपी करना है। नेक्स्ट है पीयर रिव्यू इज कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी फॉर। पीयर रिव्यू मतलब, पीयर मतलब क्या होता है? अपने सह ग्रुप, जो आसपास आप बैठे हुए लोग हैं वो लोग एक दूसरे को रिव्यू करेंगे। तो कौन सी ये जो है किस इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी के लिए ली जाती है? रिड्यूसिंग टीचर वर्कलोड, टीचर का वर्कलोड कम करने के लिए। इम्प्रूविंग राइटिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। ग्रेडिंग असाइनमेंट या क्रिएटिंग कंपटीशन। तो पीयर रिव्यू का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका इम्प्रूविंग राइटिंग प्रोसेस। पीयर रिव्यू का मतलब क्या है? जब छात्र एक दूसरे के लिखे हुए काम को देखते हैं और सुझाव देते हैं तो छात्र को अपनी गलतियों का पता चलता है और राइटिंग प्रोसेस में सुधार होता है। कभी भी कोई भी काम टीचर का वर्कलोड कम करने के लिए नहीं होता है। तो जहाँ पर भी आपको पॉजिटिव आंसर पूछेगा और रिड्यूसिंग टीचर्स वर्कलोड बोलेगा तो वो तो लेना ही नहीं। ग्रेडिंग असाइनमेंट, तो ग्रेड देना टीचर का काम है, पीयर रिव्यू में इसका कोई मतलब नहीं है। कंपटीशन के बदले ज़्यादातर क्या होता है? हम एक दूसरे को हेल्प करने की बात करते हैं, इसीलिए क्रिएटिंग कंपटीशन भी यहाँ पर नेगेटिव आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किल्ड रीडर इज वन हु कैन डिकोड फास्ट। स्किल रीडर कौन है? जो डिकोड कर सकता है फास्ट या यूज एवरीडे नॉलेज टू रीजन, अपने हर दिन का जो सामान्य ज्ञान है उसको तर्क करने के लिए उपयोग करता है। रीड्स ओनली फॉर्मल टेक्स्ट, सिर्फ फॉर्मल टेक्स्ट को पढ़ता है या मेमोराइज कर लेता है कंटेंट को। तो स्किल्ड रीडर किसको बोलते हैं? स्किल्ड रीडर मतलब वो उसमें से पढ़ रहा है और पढ़कर इंफॉर्मेशन जल्दी निकाल सकता है या उसको अपने डेली नॉलेज जो सामान्य ज्ञान है उससे उसमें तर्क कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुशल पाठक कौन होता है? जो सिर्फ शब्दों को पढ़ता नहीं है बल्कि टेक्स्ट के अर्थ को समझने के लिए अपने पूर्व ज्ञान और रोजमर्रा के अनुभव का इस्तेमाल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूजेस नॉलेज फ्रॉम एवरीडे लाइफ टू रीजन। कैन डिकोड फास्ट, सिर्फ शब्दों को पढ़ना और उसको पहचानना कोई कुशल रीडिंग नहीं है। कुशल रीडिंग किसको बोलते हैं? जब आप पढ़े और पढ़ करके उसको समझ सके। रीड्स ओनली फॉर्मल टेक्स्ट, तो अगर कोई रीडर है तो रीडर स्किल्ड रीडर है, तो वो कोई भी टेक्स्ट पढ़ सकता है। सिर्फ फॉर्मल मतलब औपचारिक जो उसके पत्र आए हैं या कुछ इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही नहीं, हर चीज पढ़ सकता है। और मेमोराइजेस कंटेंट, तो रटना तो रीडिंग का पैमाना है ही नहीं। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ क्लासरूम रिसोर्स। इसमें से कौन सा मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता के क्लासरूम का रिसोर्स स्रोत नहीं है? रिस्पेक्ट डाइवर्स कल्चर, तो रेस्पेक्ट करना अलग अलग कल्चर को, ये तो रिसोर्स है। यूज होम लैंग्वेज एज अ टूल, तो घर के लैंग्वेज को एक टूल की तरह यूज करना ये भी एक रिसोर्स है। इनकरेज पीयर्स इंटरेक्शन, आपको इनकरेज करना है, बढ़ावा देना है पीयर इंटरेक्शन सहपाठी के साथ बातचीत को, या इग्नोर करना है स्टूडेंट्स का नेटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट को इग्नोर कर रहे हो मतलब आप गलत कर रहे हो। तो यहाँ पर हमसे नॉट ट्रू पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, असेसमेंट वेयर स्टूडेंट्स डिसाइड इफ देयर प्रोग्रेस इज गुड इज कॉल्ड। एक ऐसा असेसमेंट जिसमें स्टूडेंट खुद डिसाइड करते हैं कि उनका प्रोग्रेस जो है वो सही है, तो उसको क्या बोलते हैं? समेटिव बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, पीयर बोलते हैं, या सेल्फ असेसमेंट बोलते हैं? तो स्टूडेंट खुद से डिसाइड कर रहा है तो समेटिव तो होगा नहीं। समेटिव कौन सा होता है? जिसमें साल के अंत में शिक्षक लेता है और देखता है कि शिक्षक टेस्ट वगैरह लेता है और देखता है कि बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए ठीक है कि नहीं। ग्रुप असेसमेंट में ग्रुप है जो एक दूसरे को देखते हैं। पीयर में सहपाठी ग्रुप, पीयर और ग्रुप में क्या अंतर होगा? ग्रुप में आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना दोगे और वो 4-5 लोग एक दूसरे को जज करेंगे, पर पीयर में क्या होगा? पूरी कक्षा ही एक दूसरे को देखेंगी, एक दूसरे का असेसमेंट करेगी। ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट मतलब खुद से करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेल्फ असेसमेंट। जब छात्र खुद से तय कर रहे हैं कि वो कैसा सीख रहे हैं तो वो हो जाता है आपका सेल्फ असेसमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग दैट एक्सप्लेन्स एंड इल्यूमिनेट्स फैक्ट्स इज नोन एज। एक ऐसी राइटिंग जो एक्सप्लेन करती है फैक्ट को और इल्यूमिनेट करती है, वो कैसी होती है? डिस्क्रिप्टिव होती है, एक्सपोजिटरी होती है, परsuasive होती है या नरेटिव होती है? तो जब कोई राइटिंग जो एक्सप्लेन करती है इल्यूमिनेट फैक्ट और इल्यूमिनेट करती है फैक्ट को, तो वो होती है आपकी एक्सपोजिटरी। एक्सपोजिटरी राइटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों, जानकारियों या विचारों को स्पष्ट करना, समझाना या उजागर करना। जैसे निबंध, टेक्स्ट बुक। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव चित्रण किया जाता है। परsuasive में क्या होता है? पाठक को किसी विचार से सहमत कराने के लिए लिखा जाता है। और नरेटिव मतलब जैसी कहानी या घटना है उसको सीक्वेंस से आपको सुनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ राइटिंग वेयर लर्नर्स आर गिवन हिंट्स टू कंप्लीट अ टास्क। एक टाइप ऑफ राइटिंग जिसमें लर्नर्स को, सीखने वाले को हिंट दिया जाता है टास्क कंप्लीट करने को, उसको फ्री राइटिंग बोलेंगे, गाइडेड राइटिंग बोलेंगे, कंट्रोल्ड बोलेंगे या क्रिएटिव बोलेंगे। तो देखिए, जब आप लर्नर्स को हिंट कर रहे हैं तो फ्री और क्रिएटिव तो होगा नहीं, वहाँ पर गाइडेड या कंट्रोल्ड हो जाएगा। तो जब आप कंट्रोल्ड में रूल्स दोगे, ठीक है, कि इसी के अंदर आपको लिखना है और यहाँ पर आप सिर्फ हिंट दे रहे हो, तो वो हो जाएगा गाइडेड राइटिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स TPR रिलाइज ऑन ग्रामर रूल्स, कोऑर्डिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड फिजिकल मूवमेंट, मेमोराइजेशन या ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर हम वर्ड से देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है, फिजिकल रिस्पॉन्स। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होगा? फिजिकल एक्टिविटीज भी होगी प्लस ओरल एक्टिविटीज भी होगी। तो लैंग्वेज का कोऑर्डिनेशन जो रहेगा वो फिजिकल मूवमेंट के साथ रहेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड की, ध्वनि की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? मॉर्फिम है, सिंटेक्स है, फोनीम है या सिमेंटिक्स है? तो साउंड की, ध्वनि की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है फोनीम। ठीक है। ध्वनि को बोला जाता है फोनोलॉजी, और फोनोलॉजी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कहलाती है फोनीम। ठीक है। जैसे बी का ध्वनि ब, पी का प, टी का ट, ये होता है फोन्स, फोनिक्स। ठीक है। मॉर्फिम क्या होता है? अर्थ की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है उसको बोला जाता है अर्थ, जैसे कि कैट। ठीक है। तो कैट में कै अलग है, ट अलग है, पर कैट एक साथ एक अर्थ निकाल रही ना, तो अर्थ की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाएगी? मॉर्फीम। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स का मतलब होता है कि आप वाक्य को सही ग्रामेटिकल ऑर्डर में अरेंज करोगे, और सिमेंटिक्स होता है शब्द और अर्थ का, वाक्य के अर्थ का अध्ययन। नेक्स्ट है पैसिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट वी। पैसिव वोकैबुलरी कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम कब यूज करते हैं? डेली, लिसन टू एंड रीड बट रेयरली यूज, मेमोराइज या इग्नोर। तो हम लिसन, सुनते हैं और पढ़ते हैं पर रेयरली यूज करते हैं, डेली यूज करते हैं, रटते हैं या इग्नोर करते हैं। तो पैसिव वोकैबुलरी में रटने का तो कोई कॉन्सेप्ट आएगा नहीं, तो सी नंबर आप कट कर दो। इग्नोर करने का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो ए और बी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर डेली यूज करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा, पर हम उसको पढ़ते और सुनते हैं पर रेयरली यूज करते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना जो हमको पता रहता है कि इसका ये मतलब होता है, पर हम उसको डेली लाइफ के कॉन्वर्जेशन में नहीं लाते। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी ड्यूरेशन ऑफ द फाउंडेशन ईयर्स कमेंडेड बाय एनईपी 2020। तो प्राइमरी का ड्यूरेशन कितने साल का है? 3 साल का है, 5 साल का है, 2 साल का है या 4 साल का है? तो हम लोग एनईपी 2020 में 5+3+3+4 का देखते हैं। फाउंडेशन है, प्रिपरेटरी है, फिर उसके बाद आपका मिडिल स्कूल है और फिर सेकेंडरी स्टेज है। तो प्राइमरी जो होता है वो होता है आपके 5 साल का, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइमरी 5 years। ठीक है। पहला चरण फाउंडेशनल है जो 5 साल का होता है, जिसमें 3 साल आंगनवाड़ी और 2 साल जो है वो कक्षा 1 और 2 के शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अ टेक्निक वेयर स्टूडेंट्स रिपीट आफ्टर द टीचर एंड रिकॉल साइलेंटली। एक टेक्निक जिसमें स्टूडेंट रिपीट करते हैं टीचर के बाद, फिर उसके बाद उसको साइलेंटली अपने मन में याद करते हैं, तो वो क्या होता है? डिक्टेशन होता है, पैराग्राफ डिक्टेशन होता है, साइलेंट रीडिंग होता है या ओरल स्टोरी टेलिंग होता है? तो जिसमें स्टूडेंट्स रिपीट करते हैं टीचर के बाद और फिर साइलेंटली उसको रिकॉल करते हैं अपने मन में, तो वो होता है आपका डिक्टेशन, जिसको ओरल ड्रिल बोला जाता है।
रिपीट एंड रिकॉल सामान्य भाषा में डिक्टेशन ड्रिल के रूप में देखा जाता है। प्राथमिक स्तर पर सुनने और याद रखने की प्रक्रिया को डिक्टेशन की पूर्व तैयारी माना जाता है। पैराग्राफ डिक्टेशन क्या है? इसमें पूरा पैराग्राफ बोल के लिखवाते हैं। साइलेंट रीडिंग, जिसमें आप बुक को पढ़ते हो, किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, शांति से अपने मन में पढ़ते हो, आवाज़ बाहर नहीं आती। और ओरल स्टोरी टेलिंग क्या है? जिसमें आप स्टोरी सुनाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रमोट्स इंडियन लैंग्वेज एंड कल्चर? कौन सी गवर्नमेंट प्रोग्राम जो है वो इंडियन लैंग्वेज और कल्चर को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है? ऑप्शन है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, समग्र शिक्षा या एफएलएन। तो जिसमें इंडियन लैंग्वेज और कल्चर को जब हम प्रमोट करते हैं वो प्रोग्राम आपका है एक भारत श्रेष्ठ भारत। इसका मुख्य उद्देश्य है अलग अलग राज्य की भाषाओं और संस्कृति को स्कूली बच्चों के बीच साझा करना। समग्र शिक्षा जो है वो स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना है। और एफएलएन जो है वो कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता प्राप्त करने का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू टीच ग्रामर? इसमें से कौन सा सही तरीका नहीं है ग्रामर सिखाने का? इन कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे आपको सिखाना है। ड्यूरिंग फाउंडेशनल स्टेजेस, फाउंडेशनल स्टेज के टाइम सिखाना है। रोट लर्निंग रूल्स, रोट लर्निंग मतलब आपको रटाना है, या थ्रू गेम्स? तो आपको नॉट अप्रोप्रिएट बोला है मतलब सही नहीं है। तो जहाँ पर सही नहीं है और रटने की बात बोल दी गई है तो रटने की बात को आप ले लो कि लर्निंग रूल्स रटना, रूल्स को रटना कभी भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस वाज स्टेब्लिश्ड बाय? कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस के बीच जो कॉन्ट्रास्ट है, जो डिफरेंसेस है, वो किसके द्वारा बताई गई है? चॉम्स्की, पियाजे, वाइगोत्स्की या स्किनर? तो जो कॉन्ट्रास्ट है बिटवीन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, ये स्टेब्लिश है चॉम्स्की के द्वारा। प्रसिद्ध भाषाविद जो है नॉम चॉम्स्की, उन्होंने कॉम्पिटेंस मतलब भाषा का आंतरिक ज्ञान और परफॉर्मेंस मतलब उस ज्ञान के वास्तविक उपयोग के बीच अंतर बताया था। पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास, विचार भाषा से पहले आते हैं। वाइगोत्स्की बोलते हैं कि भाषा समाज की अंतःक्रिया से जुड़ी रहती है। और स्किनर जो बोलते हैं, उनका कहना है कि भाषा अनुकरण और सुदृढ़ीकरण से सीखी जाती है, मतलब इमिटेट करके सीखते हो। तो स्किनर और वाइगोत्स्की जो है मोस्टली यही बोलते हैं कि हम एक दूसरे से लैंग्वेज सीखते हैं। और पियाजे का कहना है कि उम्र के साथ साथ हम बढ़ते जाते हैं और चीज़ों को सीखते जाते हैं। नेक्स्ट है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स आर? लैंग्वेज स्किल्स जो एक्सप्रेस करते हैं वो कौन सी है? लिसनिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग या लिसनिंग एंड स्पीकिंग? तो हमने पढ़ा है 4 तरह की लैंग्वेज स्किल्स होती है, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। जिसमें से 2 एक्टिव है और 2 प्रोडक्टिव है। उन्हीं प्रोडक्टिव को बोला जा रहा है एक्सप्रेसिव। तो एक्सप्रेसिव मतलब जहाँ पर आप एक्सप्रेस करते हो अपने आइडिया को खुद से। तो खुद से एक्सप्रेस हम कहाँ करते हैं? जहाँ हम बोलते हैं और जहाँ हम लिखते हैं। तो बोलना और लिखना क्या हो जाता है? स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिसनिंग एंड रीडिंग क्या कहलाते हैं? रिसेप्टिव स्किल, क्योंकि इसमें हम भाषा को एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कैनिंग ए टेक्स्ट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर? स्कैनिंग आप किसी टेक्स्ट का करते हो तो वो किस लिए करते हो? गेटिंग द जिस्ट, मेन आइडिया लेने के लिए, फाइंडिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, एंजॉय करने के लिए, या क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए? तो स्कैनिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप क्या करते हो, किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पूरे पेज में से ढूंढते हो, तो वो कहलाता है आपका स्कैनिंग। तो जो फाइंडिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन? लैंग्वेज एक्विजिशन, भाषा ग्रहण करने का सही सीक्वेंस क्या है? तो अभी हमने बताया था कि सही सीक्वेंस क्या है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो LSRW, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड वाज गिवन बाय? LAD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? स्किनर ने, चॉम्स्की ने, क्रैशन ने या बंडुग्रा ने? तो लैंग्वेज एक्वायर करने की बात करते हैं चॉम्स्की, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस भी उन्हीं के द्वारा दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोम चॉम्स्की का क्या मानना था कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, और दिमाग में एक काल्पनिक डिवाइस होती है जिसको कहा जाता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस।
स्टीफन क्रैशन जो है उन्होंने सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के 5 हाइपोथेसिस दिए हैं और एल्बर्ट बंडूरा जो है वो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत के बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किमिंग इज रीडिंग फॉर। स्किमिंग जो है वो पढ़ने का कौन सा रीडिंग है? डीप मीनिंग लेने के लिए, जनरल ओवरव्यू या जिस्ट के लिए, स्पेसिफिक डेट्स के लिए, ग्रामेटिकल एरर के लिए? तो स्किमिंग जो होती है जिसमें हम लोग मेन आइडिया निकालते हैं चैप्टर से या किसी टॉपिक से या किसी भी जो भी आपको टेक्स्ट दिया गया है उससे, तो उसको बोला जाता है जनरल ओवरव्यू या जिस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मतलब सामुदायिक जो भाषा शिक्षण है वो किस पर फोकस करता है? स्ट्रक्चर पर, संरचना पर, मीनिंगफुल इंटरेक्शन पर, मतलब आपकी जो बातचीत है वो अर्थपूर्ण हो, ट्रांसलेशन पर, अनुवाद पर, या करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर? तो जब आप सामुदायिक भाषा शिक्षण की बात कर रहे हो मतलब किसी ग्रुप में या समाज में बैठ कर के आप बात कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर पर उतना ध्यान नहीं दोगे, ट्रांसलेशन को भी उतना महत्व नहीं देंगे, ना ही हम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को देंगे। मीनिंगफुल इंटरेक्शन होना चाहिए आपका समाज के साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसका लक्ष्य है कि छात्र वास्तविक जीवन में अर्थपूर्ण बातचीत कर सके। इसमें व्याकरण से ज्यादा किस पर जोर दिया जाता है? कम्युनिकेशन, संप्रेषण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इनमें से कौन सा लैंग्वेज टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है भाषा शिक्षण का? ऑप्शंस हैं स्टूडेंट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, इंटीग्रेटेड या एक्टिविटी बेस्ड। तो स्टूडेंट सेंटर्ड तो है, एक्टिविटी बेस्ड भी है। अब बी और सी में से देखते हैं कौन सा नहीं है, तो बी आंसर सही हो जाएगा क्योंकि आधुनिक शिक्षा जो है वो पूरी तरीके से स्टूडेंट सेंटर है। टीचर सेंटर जो है वो पुरानी सोच है, उसको बिल्कुल से हटा दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है। तो टीचर सेंटर्ड प्रिंसिपल नहीं है, पहले था पर अब उसको छोड़ दिया गया है, इसलिए अब इसको हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कूइंग। कूइंग किसको बोला जाता है? वॉवेल साउंड, फर्स्ट साउंड, क्राइंग या बैबलिंग? तो बच्चे जो धीरे धीरे बातचीत करना नहीं, जब हाँ हूँ करना शुरू करते हैं ना 4-5 महीने में बच्चे, तो उसको बोला जाता है कूइंग। तो क्या हो जाएगा? कूइंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा यूज ऑफ वॉवेल साउंड्स बाय इन्फेंट। लगभग जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है और बिना किसी व्यंजन के सिर्फ स्वर जैसी आवाजें ऊ आ ई निकालता है, इसको बोलते हैं हम कूइंग, कूकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैबलिंग इन्वॉल्व्स। बैबलिंग किस बात के लिए है? ओनली वॉवेल्स के लिए है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट के लिए, सेंटेंस के लिए है या साइलेंस के लिए है? तो बैबलिंग जो रहता है वो होता है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। जब बच्चा 6 महीने की उम्र में आता है और स्वर या व्यंजन को मिला के बोलता है, जैसे बा दा ऐसे बोलता है ना, पूरा बाबा दादा नहीं बोलेगा पर बा दा ऐसे बोलेगा, इसको बोला जाता है बैबलिंग। कोइंग में सिर्फ स्वर रहता है, बैबलिंग में स्वर और व्यंजन दोनों रहता है। नेक्स्ट है विच अप्रोच ट्रीट्स एरर एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। इसमें से कौन सा जो व्यवस्था है वो सिखाने को एरर जो है गलतियों को एक नेचुरल पार्ट मानता है लर्निंग का? ग्रामर ट्रांसलेशन, कंस्ट्रक्टिविस्ट, बिहेवियरिस्ट या डायरेक्ट मेथड? तो ग्रामर ट्रांसलेशन में तो यूज होता नहीं है, डायरेक्ट मेथड में आपको डायरेक्ट सेकंड लैंग्वेज यूज करना है, मदर टंग यूज ही नहीं करना है, तो ये भी नहीं होगा जो एरर को लेगा। अब कंस्ट्रक्टिविस्ट और बिहेवियरिस्ट में देखते हैं, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या करता है, उसको बनाने की बात पे जोर देता है, और बिहेवियरिस्ट जो होता है वो व्यवहारवाद की बात करता है, मतलब बच्चा व्यवहार से सीखता है, तो व्यवहार में गलती भी हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। बच्चे सीखते हैं गलतियों से, तो गलतियां इस बात की खिड़की है कि बच्चा कैसे सीख रहा है। और बिहेवियरिस्ट जो रहते हैं ये गलतियों को एक बुरी आदत मानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग का जो फोकस है वो क्या है? स्पीड है, डिटेल और एक्यूरेसी है, प्लेजर है या फ्लुएंसी है? तो जो इंटेंसिव रीडिंग है उसका मेन फोकस जो रहता है वो किस पे जाता है? स्पीड पे जाएगा क्या? इंटेंसिव मतलब क्या होता है? आप उसको पढ़ोगे चैप्टर को या किसी टेक्स्ट को और उसकी एक एक जानकारी को आप ध्यान से लोगे। तो अगर आप उसके स्पीड पे जाओगे ना
तो आप जानकारी को नहीं ले पाओगे। तो स्पीड गलत हो जाएगा प्लेज़र के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि इंटेंसिव रीडिंग से आपको खुशी ही मिले। आप टेंशन में भी चीज़ों को ढूँढ सकते हो, तो प्लेज़र भी नहीं होगा। और फ्लुएंसी भी स्पीड से ही रिलेटेड है, आपका एक्यूरेसी आनी चाहिए। फ्लुएंसी जो स्पीड से आप सही तरीके से पढ़ रहे हो वो होता है फ्लुएंसी। तो करेक्ट आंसर इंटेंसिव रीडिंग का क्या हो जाएगा? डिटेल एंड एक्यूरेसी। इंटेंसिव रीडिंग इस बात पे जोर देती है कि आप उससे सही जानकारी निकाल सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ, व्याकरण और विस्तृत जानकारी एक एक शब्द का प्राप्त करना, ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामर। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामर का मतलब क्या होता है? मीन्स टीचिंग रूल्स थ्रू आइसोलेटेड सेंटेंस। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामर क्या टीचिंग रूल्स को टीच करना किसके थ्रू है? आइसोलेटेड सेंटेंस के थ्रू, एज पार्ट ऑफ अ स्टोरी, बाय मेमोराइजिंग चार्ट्स या यूजिंग टेक्स्ट बुक ओनली। तो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड ग्रामर में जो रूल्स आप सिखाते हो वो कैसे सिखाते हो? एज पार्ट ऑफ अ पैसेज और स्टोरी। संदर्भ में जो हम व्याकरण सिखाते हैं, इसका मतलब है किसी कहानी, पैराग्राफ या बातचीत के माध्यम से सिखाना, ताकि बच्चे उसको समझ सके और वास्तविक जीवन में उसका उपयोग कर सके। तो ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। ये आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी और सजेशन है यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।